लॉज कौन कौन से हो गए थे? पहला लॉ हुआ था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके न्यूमेरिकल तो शायद मैंने डीपीपी में भी पता नहीं एक डाला है कि नहीं डाला, डाला है तो वो तो मैं देखना भी नहीं चाहूंगी। आपको पता है टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास को अपने बराबर ही करना है। दूसरा लॉ हमने किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तीसरा हमने किया था, ये अच्छा लॉ है, इस लॉ में आपको परेशान किया जा सकता है जेई नीट या स्कूल पेपर में, जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं। गेल लुसैक्स लॉ इज गुड, और उसके मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। चौथा और आखिरी लॉ जो मैं आज लूंगी वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसका एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है हमें इसमें। जब भी कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, नीचे मैंने जो भी दे रखा है वो बाद की बात है, पहले मैं आपको फर्स्ट लाइन के लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड तो बना सकते हैं H2O, और दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये दोनों अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। H2O लाइफ का सपोर्टर है, और H2O2 is not at all supporter of life, rather ये इंसेक्टिसाइड है, या समटाइम इसको हम इंसेक्टिसाइड तो नहीं कहना चाहिए मुझे, कुछ हद तक ये हमारे लिए डिसइंफेक्टेंट भी प्रूव करता है, यूजफुल होता है। आप अगर देखें H2O2 पेडिक्योर करते वक्त पानी में डाला जाता है, क्योंकि पाँव के थ्रू हम लोग सबसे ज्यादा जर्म्स डिजीज के कैरी करते हैं। कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा कल्चर चला था कि आप बाहर से आ रहे हैं तो जूते चप्पल बाहर ही उतारिए, बिकॉज द मेजर जर्म कैरियर इज योर फुट। तो H2O2 के अंदर पैर डालना मतलब डेड स्किन के साथ जो जर्म्स उसके अंदर प्रोलिफरेट कर रहे हैं उसको रिमूव करना, उसको एक तरह से डेड कर देना, तो जर्मिसाइड कह लीजिए। तो दोनों में कितना फर्क है, राइट? जबकि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। तो जब भी कोई दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उनमें ही ये लॉ एप्लीकेबल है। पहली बात, ये लॉ बना ही उन जगहों के लिए, और वो क्या कहता है, किसी एक एलिमेंट का मास, अब अगर मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैं हाइड्रोजन का मास पकड़ लेती हूँ, मेरे लिए आसान है 1 ग्राम बजाय ऑक्सीजन के 16 ग्राम पकड़ने के। उसमें से किसी एक एलिमेंट का मास, फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद अदर इन बोथ द केसेस, इस केस में x ग्राम आया ऑक्सीजन और इस केस में y ग्राम आया ऑक्सीजन। दोनों में हाइड्रोजन के सेम मास के साथ कितना कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, उसको अगर मैं रेशो में लाऊं, दैट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो। ये मतलब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब मल्टीपल कंपाउंड्स बन जाएं उनमें भी एक प्रोपोर्शन फिक्स फॉलो होता है। तो अब मैं पूरी स्टेटमेंट बोल सकती हूँ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, mass of one element which combined with fixed mass of the other element in both the compounds bear a fixed whole number ratio। बिना एग्जाम्पल के आपसे स्टेटमेंट लिखवानी होती तो क्लास 8th में होता ये एग्जाम्पल। अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन, और अनफॉर्चुनेटली स्कूल पेपर्स में इसको कवर किया जा रहा है, मैं पर्सनली पसंद नहीं करती ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन जो स्कूल में आ रहा है मुझे वो करना है। तो अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में मुझे, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि 12:32 है, 12:16 है, ये ना भी लिखती आपको पता था, ग्राम्स का रेशो, मास का रेशो लिखा है। मुझे दोनों में किसी एक के मास को फिक्स कर देना चाहिए, तो दिख ही रहा है कार्बन का नंबर सेम है, इसी को फिक्स कर दूं, कैलकुलेशन नहीं आएगी। यहां 12 ग्राम कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 32। यहां 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 16। दोनों में कार्बन का मास तो पहले ही फिक्स है, जिसमें नहीं है वहां मेरे को 1 ग्राम करना पड़ जाएगा, बट यहां दोनों में फिक्स्ड है। तो लेट मी डू 12 इन बोथ, फिक्स्ड द कार्बन मास। तो कार्बन के मास को फिक्स किया, तो ऑक्सीजन इन केस 1, ये है मेरा केस 1। केस 1 में ऑक्सीजन कितना है, 32, और केस 2 में कितना है, 16। क्या इसमें सिंपल होल नंबर रेशो बियर हुआ, यस। तो लॉ फॉलो हुआ। माय पॉइंट टू यू ऑल, एक जगह मैंने कार्बन 14 वाला लिया होता, क्या तब भी लॉ फॉलो होता? जल्दी मत देना जवाब, क्या पता रेशो फर्क आ जाए, आए सिंपल होल नंबर रेशो, मैं वेट कर रही हूं।
चेक कर लीजिए, दोनों में 12-12 ग्राम के साथ निकाल लीजिए। इसमें 12 ग्राम के साथ 32 दे रखा है। इसमें अगर मैंने C14 वाला दे दिया होता तो यहां मैं 14 लिखती। 14 के साथ 16 तो 12 के साथ कितना होता? आई एम वेटिंग, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो कोई कट रहा नहीं है ये। तो दोनों में 12 ग्राम के साथ कितना होता? सर्टेनली ये आपका सिंपल होल नंबर रेशो नहीं आना था। ये पकड़ा जाता है समटाइम्स, वेरी रेयर, ऑब्जेक्टिव में, कि इन कॉम्बिनेशंस में से किस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा। आपको रटा रटाया पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। हम छोटा सा ट्विस्ट देना चाहें तो एक के ऊपर 14 कर देंगे, या एक के ऊपर 14 नहीं भी करेंगे तो हमेशा हैवी आइसोटोप के ऊपर ना एस्ट्रिक लगा के नीचे लिख देते हैं कि एस्ट्रिक का मतलब है ये कार्बन 14 है, कि आपको तंग किया जाए, स्ट्रेट वे में क्वेश्चन नहीं दिया जाए, आपको सोचना पड़े जो एस्ट्रिक लगा इस वाले कार्बन का मास 14 है। जिसने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, नीचे की लाइन पढ़ी नहीं, वो कह देगा इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे मेरे बताने का पर्पस क्या है? चलिए, तो अब किसी को नोट करना है कर लीजिए। एज इट इज इस स्टेटमेंट को लिखना सब्जेक्टिव टेस्ट का हिस्सा यूजुअली होता है स्कूल्स में। इफ एनीवन वांट्स टू अपीयर फॉर स्कूल एग्जाम, उसके लिए करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इवन सब्जेक्टिव का भी। भाई दो वाला तो आप कर लेते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया, और बैठो बच्चे, यहीं आगे ही बैठ जाओ, या तो शगुन के पास बैठ जाओ या इधर सबसे फ्रंट पे बैठ जाओ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स देखो कितने कंपाउंड बना रहे हैं? 5। बनाते 6 हैं बट मैंने छठा लिखा नहीं, मैंने 5 ही लिखे। अब आपको कहा जाए शो करिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, शो करिए इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है या क्या पांचों ऑक्साइड में फॉलो हो रहा है कि बीच में कोई एक गड़बड़ कर रहा है। मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? पांचों में किसी एक का मास फिक्स कर दो। ध्यान देना, मेरे साथ करना। पांचों में, और ये ओरल क्वेश्चन है, पांचों में मैं किसका मास फिक्स करूं जो फायदे में रहूंगी? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इसमें सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो इसी से शुरुआत कर लेती हूँ। 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है? 16 ग्राम से। यहां 28 है तो मैं यहां भी 14 ही कर दूं। 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है? 16। मुझे यहां भी 14 चाहिए, तो क्या मैं दोनों को 2 से डिवाइड करके कर सकती हूँ? इसके बाद आ जाता है इधर भी, अगर मैं 14 ग्राम करूं तो 3 ऑक्सीजन माने 48 कह सकती हूं। उसका क्या करूं? उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने 28/2 किया है, तो यहां पर भी 48/2 करूंगी तो क्या आएगा? 24। इधर बताइए, 32 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इधर बताइए 40, आई थिंक, चेक कर लो, 80 आएगा ये, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो हर एक में नाइट्रोजन का मास मैंने किया फिक्स, और बाकी बचा ऑक्सीजन इन केस 1 इज 8, केस 2 इज 16, केस 3 इज 24। आपको दिख रहा होगा मैं किसका टेबल लिखे जा रही हूं। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो में हाँ जी, ये भी कर सकते हो। अगर तादाद में देखो तो ज्यादातर 28 है, तो आपको यहाँ 28 कर लेना चाहिए था, वो भी चलेगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको पूरे में आप यहाँ 28 लेते, इसको N2O4 मान के चल लेते, वो भी चलेगा। यानी यहां पर आप 28 लिखते और यहां पर 4 ऑक्सीजन का, फेयर, ये भी करते, तब होगा, तभी भी लॉ तो फॉलो होगा ना। बस जो एक मैंने गायब किया ना, छठा ऑक्साइड, वो N2O4 ही गायब किया है। N2O4 सॉरी लिखा है, एक और है इसके अंदर, आई एम सॉरी, NO2 लिखा है, नहीं, NO2 गायब किया मैंने, क्योंकि वो आप मेरे से भी बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं समझ सकते। एनीवेज, मुझे बताइए यहां पर आपके पास रेशो सिंपल होल नंबर आ रहा है? क्लियर है सबको? आगे चल सकते हैं हम। तो इसमें रेशो 1:2 रिपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कवर हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन जो डीपीपी का आते ही हुआ, रिपोर्ट की कराइए। तो मैंने आपको डीपीपी में 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ, बाकी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसी बेसिस पे। तो मैं एक क्वेश्चन डीपीपी का ले रही हूं कि कैसे करना है। ये मेरे हिसाब से आप क्लास में सिर्फ समझिए, कैलकुलेशन में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है।
4 में से भी एक यहाँ हो गया तो घर जाके आपके पास प्रैक्टिस करने को ज्यादा नहीं है। सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आई नो राइट। इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक बार समझ लीजिए, किसी को लगे यहाँ पे करना है तो आई विल वेट, मेरे को कोई इशू नहीं है, आज वैसे भी बिट्स एंड पीसेस के टॉपिक ही लेके आई हूँ। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 डीपीपी का सब्जेक्टिव का, जिसका मतलब क्या है, आपको 2 ऑक्साइड दिए हैं, ऑक्साइड ए और इधर ऑक्साइड बी। ऑक्साइड ए के अंदर अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ही है, ये नाइट्रोजन इतने परसेंट है और ऑक्सीजन इतने परसेंट है। दूसरे केस में दे दिया एक और ऑक्साइड बी, जिसको आपके क्वेश्चन में बी लिख रखा है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, और साथ में एक लाइन दे दी। कौन सा लॉ प्रूव करना है मेरे को इसके अंदर, पढ़ के बताइए। यही जो पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब कोई मेरे को कह दे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करिए, तो दिमाग में तो रहता है ये क्या ढूंढना है। दोनों में 1-1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ढूंढ लो, या 14-14 ग्राम के साथ। तुम्हें ऑक्साइड का फॉर्मूला तो दे नहीं रखा, तो मैंने यहां पर ऑक्साइड नाइट्रोजन का दे दिया, एग्जाम्पल के इमीडिएट बाद क्वेश्चन दे दिया। लेकिन कल को मैं तुम्हारे को लेड ऑक्साइड पूछ लूं तो तब तुम क्या करोगे? 14, अभी तो 14 ले लोगे कि भाई पता है मैम ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का मास मेरे को पता है, मैं 14 ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें लेड ऑक्साइड दे दिया तो तुम लेड का मास पूछोगे, अगला सामने वाला कहेगा हमें देने की जरूरत ही नहीं है, हम नहीं देते। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं आपको प्रोसेस बताऊं। ऑक्साइड ए जिसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, अगर 100 ग्राम ये ऑक्साइड लाती तो इतने ग्राम नाइट्रोजन होता, राइट। तो नाउ अंडरस्टैंड हाउ आई एम सिंप्लीफाइंग दिस कॉन्सेप्ट। इतने ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इतना। अब दोनों केसेस में ऐसे ही लिख लिया मैंने, इसमें 46.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 53.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा है, लिख लिया दोनों केसेस में। अब मेरी हेल्प करिए, दोनों में किसी एक के मास को फिक्स करते हैं। तो मेरा हाथ नाइट्रोजन पे चला, आप इसको यूं भी लिख सकते थे और 1 ग्राम ऑक्सीजन करते, आपकी मर्जी है। 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन, अगर आर्बिट्रेरली थोड़ा सा रैंडम, थोड़े से अप्रोक्सीमेशन के साथ आप मेरे को बता सके, कुछ देख के ही पता लग रहा हो ये तो इतना आएगा 1/2 अप्रोक्स, यार 70 होता नीचे तो 1/2 आता, मतलब 70 भी नहीं, 70 भी नहीं, 72। तो इसको मैं एग्जैक्टली 1/2 तो नहीं कर सकती, थोड़ा सा कर दो, बता दो, अपनी कॉपी में कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है स्कूल पेपर का। वहां आएगा तुम 1/2 कराओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। 1/1.6, ओके, अभी देख लेते हैं। बेटा मेरे को 1 में मत दो, मेरे को कितने ग्राम्स बस वो दो। डेसिमल्स बोल रहे हैं बाकी के लोग, कैलकुलेटर से आर्यन परीक्षित आप लोग चेक करके बताएंगे मायरा कि ये सही है कि नहीं। बाकी लोग करते रहे जो कर रहे हैं, सही है। यस मैम, ठीक है मैम। ओके, अब दूसरे केस में भी यही 46.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ इतना ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन निकाल के दीजिए। 1.1, एक डिजिट और दे दो बच्चों, 4। साफ दिख रहा है ये 2 टाइम्स है, चेक कर लो। 5 2 जा 10 होता, अगर यहाँ 5 और यहाँ 10 होता, 5.5 और 1 होता। जब आप देखेंगे 7 2 जा 14, ये 2 से ही जा रहा है, तो रेशो क्या आया, ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद सेम मास ऑफ नाइट्रोजन इज। आप जब इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड रेशो इन सेकेंड केस, फर्स्ट केस वर्सेस सेकेंड केस, सॉरी, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन combined oxygen with same mass of nitrogen का रेशो आया 1:2। yes, law of multiple proportion is illustrated, obeyed or not obeyed वो अलग बात है, कहीं नहीं हो रहा होगा तो आप बताओगे कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं मिल रहा। मैंने लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों को एटम मॉलिक्यूल दिया था, वही चीज एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। कैन यू पीपल डू इट बाय योरसेल्फ? एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्लास 9-10 का रिपीट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें नहीं है, वरना मैं जरूर लेती। और मैं थोड़ा आलस इसको लेने में इसलिए कर रही हूँ, अगला चैप्टर है ही इस पे कि एटम्स के पेट में क्यों दर्द होता है, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, और कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट वगैरह वगैरह। तो अगला चैप्टर पूरा इसी पे है।
और उसमें काफी लंबा चैप्टर है, पूरा थियोरेटिकल है आपका, तो उसमें इतना कुछ आ जाएगा कि मेरे को ये लेना बहुत ही यूजलेस लग रहा है, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, कुछ भी मैं पढ़ा लूं, सब कानून तोड़ने हैं हमने अगले चैप्टर में, सब टूटना है, इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग दैट पार्ट। आप स्कूल एग्जाम से पहले जरूर करिएगा, इसलिए मैंने पीडीएफ में ये नोट्स डाल दूंगी कि आपके पास ये रहे, शायद लास्ट क्लास में डल भी गए हो। अब आ जाते एक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी का भी है, मुझे कहीं भी किसी दिन सही जगह नहीं मिली कि मैं ये ले पाऊं, क्योंकि जब से मोल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, डेली वी आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू और पूरी डीपीपी, तो मैं आपको कहीं बीच में ये एडजस्ट नहीं करवा पाई, इस डर के मारे कि आपका कॉन्सेप्ट ना हिल जाए। आज मेरे को ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम, बहुत छोटी सी चीज है, एक नाम है बस, ये इंट्रोड्यूस करना है, और इसमें छोटे छोटे ओरल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं आता, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। ग्राम एटम वर्ड क्या है, आज के बाद इस ग्राम को मास वाले ग्राम से रिलेट नहीं करेंगे। एक दिन एक टेस्ट में क्वेश्चन चला भी गया था और मैंने कहा था इस ऑप्शन को छोड़ दो, जो ग्राम एटम चला गया है। कहीं पर अभी तक आप ग्राम को क्या पढ़ रहे थे, आपको मैं कहती हूँ 25 ग्राम फलाना दिया तो आपको पता है मास गिवन है ये, लेकिन अगर यहीं पर मैंने कहा किसी जगह पर, अब मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ग्राम का एम हटा दिया मैंने, अकेला जी, यहां मेरे को 9.8 तो लेना ही नहीं है जी, ग्रेविटी तो इन पे लगी नहीं रही, तो अकेला जी अगर मैंने लिखा है, ग्राम भी लिखा हो सकता है बच्चों, जीएम भी लिखा हो सकता है, सो नॉट नेसेसरीली बट ज्यादातर। इसके बाद डॉट लगाना चाहिए बट लगाते नहीं है। मैंने आपकी लास्ट क्लास जब हुई थी उसके बाद मैं नीट के पिछले सालों के 3 पेपर्स पढ़ रही थी, जो रीनीट अभी भी हुआ है 15 दिन पहले, उसको भी देख रही थी, तो ग्राम एटम पे क्वेश्चन है पर डॉट नहीं लगा होता। पढ़ाते वक्त हम डॉट लगा देते हैं और तब डॉट ना लगे तो आप परेशान ना हो, तो डॉट वहां नहीं लग रहा तो मैं भी नहीं लगाऊंगी, हम डॉट लगा देते हैं कि बच्चे डिफरेंशिएट कर पाए कुछ है, लेकिन अब वो डॉट हटाना पड़ेगा। इफ ग्राम के बाद एटम है तो ये कुछ और ही है। ग्राम के बाद, आज के बाद आप इसको 25 ग्राम नहीं पढ़ोगे, 25 ग्राम एटम पढ़ोगे, इट्स सिंगल इंफॉर्मेशन। ग्राम एटम का मतलब और कुछ नहीं होता, मोल होता है। यहां आपको अब समझ आए शायद कि एक और वर्ड की जरूरत क्या पड़ गई थी, अच्छा खासा मोल चल तो रहा था, वाई यू बॉट दिस, पता नहीं, अभी पता नहीं, आप इसको पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा, हाँ कई जगह पे मेरे को बचा रहा है। तो ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल, किसके मोल, एटम्स के, मोल ऑफ एटम। कितने मोल हुए ये, वहां मैं प्लूरल लिखूं ना लिखूं, यहां लिखना पड़ेगा, वो एक तरह से टर्म है जिसको मैं शायद सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकती। 25 ग्राम एटम, एटम्स भी मिल सकता है, एटम भी, लेकिन इसका मतलब क्या है, 25 मोल ऑफ एटम्स, राइट। तो अब जरा ग्राम एटम की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा कुछ लगेगा नहीं आपको। अगर आज से पहले मैं बात करूं, आपका कॉन्सेप्ट मोल को लेके क्या है, रिवाइज करते हैं। एक मोल का मतलब क्या होता है, ग्राम, मॉलिक्यूलर मास, या ऑफ कोर्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन जब मैंने मॉलिक्यूलर मास बोल दिया तो मैं एटम्स नहीं बोल सकती, मैं बोलती हूं मॉलिक्यूल्स। लेकिन आयोनिक सब्सटेंस के लिए क्या लिखती हूं मैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम फॉर्मूला मास। आज तक मैंने मोल यहां इस्तेमाल किया, ठीक है। मान्या नींद आ रही है तो जाके आप पानी पी सकते हैं। आज इसके बाद बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई नीट दोनों के लिए, स्कूल के लिए नहीं। अब मैं इस ग्राम एटम को जरा अप्लाई करना शुरू करूं, क्योंकि अभी तक तो मेरे को समझ नहीं आया इसको लाने की जरूरत क्या थी, तो अब मेरे को अब लाना पड़ेगा। किसी भी चीज का 1 ग्राम एटम, मतलब मैं सिंगल एटम की बात कर रही हूं, मोनो एटॉमिक। आप ही लोग बताएंगे मेरे को इसका फायदा होगा या नहीं होगा, इसको लाना भी चाहिए था कि नहीं, हमारे सिलेबस में आपसे आएगा। तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, आप एक ही तरह के एटम की बात कर रहे हो, एक ही एटम की बात कर रहे हो, मोनो एटॉमिक। तो 1 ग्राम एटम किसका, सपोज मैंने कार्बन की बात करी, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मींस 12 ग्राम। यस, 1 मोल ऑफ कार्बन भी 12 ग्राम था, एग्रीड। आप जानते हो मोल को ही ग्राम एटम बोल रही हूं मैं। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो इसका मतलब 1 मोल और 1 ग्राम एटम बराबर हुए, यस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एटम बराबर हुए।
लेकिन 1 ग्राम मॉलिक्यूल कोई ले आए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मैंने मॉलिक्यूल एग्जांपल में क्या लिया बच्चों? यहां पर H2O। पहले पूरा समझेंगे फिर नोट करेंगे और फोकस इधर उधर ना जाए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब है 18 ग्राम ऑफ वाटर। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल के एक मोल को मैं 1 ग्राम मोल बोल सकती हूँ, किसी एटम के एक मोल को मैं 1 ग्राम एटम बोल सकती हूँ। तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाए? आपको याद होगा एक आधी बार एक क्वेश्चन में हम फंसे थे कि मैंने आपको ये कहा था कि पता नहीं इसमें नाइट्रोजन बोला है कि नाइट्रोजन गैस बोला है, हाइड्रोजन बोला है कि हाइड्रोजन गैस बोला है। वो इसीलिए फंसे थे क्योंकि वहां पे ग्राम एटम था और हमसे उसका जी डिलीट हो गया था। जब मैंने बाद में चेक किया और आपको कहा था मैं इसके लिए टाइम बोरो कर रही हूँ, उसको करेक्ट करके फिर लूंगी क्लास में, देन आई रियलाइज ये क्वेश्चन ग्राम एटम का था और कुछ लैंग्वेज सी बदल के आपके पास आ गया। अगर मेरे को कोई कहे 1 ग्राम एटम ऑफ N2, इधर दे रही हूं मॉलिक्यूल, मुझे क्या बोलना चाहिए था? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बट मैं सीधा क्यों बोलूं? हो गया डेफिनेशन। अब तो क्वेश्चन की साइड आ रही हूं। 1 ग्राम एटम का मतलब है आपको ये 2 देखना ही नहीं है, एटम कौन सा है बस। 1 ग्राम एटम अगर कोई मेरे को कह रहा है भाई देखना नहीं है, ऐसे कैसे चल जाएगा, आपको कैसे पता? अब देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ N2 का मतलब 1 मोल ऑफ N एटम। 1 ग्राम एटम आप N2 का बोलो, N बोलो, N3 का बोलो, N4 का बोलो, N5 का बोलो, आई डोंट नो। आपने शुरू में एटम दे दिया, मैं तो उसका मतलब एक एटम नाइट्रोजन ही लूंगी। ये आपका हेडेक है। वो क्या था? आपने 1 ग्राम एटम बोला तो मेरे को इसको, ये 2 जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। 2 एटम की बनी हुई है एक मॉलिक्यूल। ये 9th क्लास में पढ़ाया गया आपको एटॉमिसिटी, एनसीईआरटी में। 2 एटम का बना हुआ है, लेट इट बी। अगर मेरे को कोई कहे 1 ग्राम एटम ऑफ N2, इट मींस 1 मोल ऑफ एटम। कौन सा एटम? नाइट्रोजन। मास कितना? 14 ग्राम। 14 ग्राम मास है। और अब आपको कहे कोई इसके अंदर नाइट्रोजन के 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, इसके अंदर N2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एटम्स कितने हैं? 1 ग्राम एटम में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मेरे से कोई ये पूछता है 1 मोल एटम में कितने एटम हैं, ये उड़ाने वाला क्वेश्चन है। एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम एटम में कितने एटम हैं? एवोगैड्रो नंबर। लेकिन मेरे से अगर कोई पूछता है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे पता है 2 नाइट्रोजन से क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल। 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा इतने मॉलिक्यूल्स। यानी इससे सिर्फ मेरे को एक बचत हुई कि मेरे को ये नहीं देना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको मैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रही हूं कि नाइट्रोजन एटम की बात कर रही हूं। दिस विल टेक केयर मैं किसकी बात कर रही हूं। इसको भी मुझे पता है, क्लैरिटी हुई नहीं। इसकी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस के साथ। 1 ग्राम एटम ऑफ N2 का मतलब 1 मोल एटम है। 1 मोल मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल आधा मोल हो जाएगा और आधा मोल का मतलब क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 23 या 14 ग्राम। आप तब मेरे को करेक्ट करने नहीं आ सकते मैम N2 था, आपका प्रिंट एरर है, 14 की जगह 28 होना चाहिए। नहीं, मैं कहूंगी इधर देखो क्या लिखा है, ग्राम एटम। मैं एटम की बात कर रही थी। यानी जैसे ही ग्राम एटम वर्ड आए, प्लीज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मेरे को चेक करना ट्रू फॉल्स, चेक करिएगा मेरे को। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, रेदर ऑक्सीजन गैस प्रॉपर लिखती हूं, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ओजोन। चेक, दोनों का मास बराबर होगा कि भाई ग्राम एटम आ गया तो आप यहां कितनी कहानियां लिख लो,
वी वोंट सी, हम तो ओ ही देखेंगे बस। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ओजोन, राइट? बिकॉज एटम आ गया तो आपकी एटॉमिसिटी को हम देख ही नहीं रहे आप क्या दे रहे हो। क्लियर? और क्लैरिटी देती हूं, उससे पहले नोट कर लेना, क्योंकि ग्राम एटम में पूरी आज किताबें छान ली कि बाई चांस किसी बुक में तो दे रखा होता होगा, नहीं दिया जाता, सीधे क्वेश्चन में आता है। एनसीईआरटी में भी नहीं है कोई लंबा चौड़ा, मेरी बुकलेट में होगा या आपके क्लास नोट्स में होगा। अब ग्राम एटम को जब आप सिलसिलेवार नोट करेंगे तो शायद और क्लियर होगा। और जब पूरा नोट कर ले, मैं एक लाइन बोलूंगी वो लिखना, पहले नोट कर लो फिर बोलूंगी। 1 ग्राम एटम ऑफ P4 कितने फास्फोरस होंगे? एड्रो नंबर। 1 ग्राम एटम ऑफ P4 कितने फास्फोरस होंगे उसके अंदर? एवोगैड्रो नंबर। चाहे P4 ले आऊं, O3 ले आऊं, N2 ले आऊं, यही सेट होना है इसमें। बट एक बार ये देखिए, समझिए, नोट करिए शांति से जैसे अभी कर रहे थे, और मुझे बताइए ग्राम एटम क्लियर हुआ कि नहीं, और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों का कंपैरिजन लिख दिया मैंने यहां। 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मेरे को गैस तो नहीं लिखना पड़ा, मैं गैस लिखती भी यहां पे आपने देखना नहीं था, मैं N2 लिखती भी आपने 2 को वैल्यू नहीं देनी थी। तो 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मतलब इतने एटम्स और इतने ग्राम्स। लेकिन मेरे को मॉलिक्यूल अगर आपसे कंसीडर करवाना होगा तो मैं गैस लिख के नहीं छोड़ूंगी। अब मैं क्या लिखा करूंगी? 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, कि उसके अंदर 4 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के थे। यानी उसका मास देखिए इससे सेम तो नहीं है, मास तो फर्क हो गया। यहां मैंने N2 का मास 28 लिखा है, वहां मैंने N का मास 14 लिखा है। तो इस तरह से दोनों के मास में फर्क, इसमें इतने एटम्स और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स, वो आई बात। तो यहां पर 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स थे, यहां 24 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे। इसको भी मेरे को एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आई एम वेटिंग क्या करूं? इंटू 2, 4 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डाल पाई हूं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो स्टेटमेंट आ जाएगी, असर्शन रीजन, जैसे मैंने ट्रू फॉल्स में एक पूछ ली, या कैसे आएगा? एक क्वेश्चन ले लेती हूं कि अगर मैं आपको कहूं, अच्छा पहले तो ये देख लीजिए ये सही लिखा है। असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में ये बात पकड़ी जाती है ऑब्जेक्टिव में, कि 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, चेक। और चेक क्या तुम ही लिखवाओगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस इज 1 मोल मॉलिक्यूल, इसमें तो दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी एटम्स? 3 मोल एटम्स, राइट? यहां अपने आप आ जाएगा 3 मोल एटम्स। तो 4 में से एक स्टेटमेंट ऐसी होगी, आपको करेक्ट इनकरेक्ट सोचना होगा। तो ग्राम एटम यूजुअली 4 में से एक पार्ट में दिखाई देता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं आपके सामने क्रिएट करती हूँ, विच कंटेन मैक्सिमम एटम्स। लिखिएगा 4 ग्राम ऑफ, लिखिएगा नहीं सीधे जवाब दीजिएगा, लिखने लायक है भी नहीं। विच कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम एटम्स, फिर मैं कहूंगी ऑर्डर में भी लगाने को, बट पहले तो मैक्सिमम एटम्स पकड़ लो। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, एक ऐसी गैस, ऑफ कोर्स नोबल गैस है, जो एग्जिस्ट भी करती है सिंगल एटम होने के बावजूद भी। मुझे बताइए, अब इसमें मैंने ग्राम एटम घुसा दिया। शाइला, सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे? 4 यूनिट का क्या मतलब है? हाँ, 4 AMU ऑफ हीलियम, हाउ मेनी एटम्स? ये सबसे पुराना क्लास जिससे स्टार्ट हुई थी एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन में मैं 4 लेक्चर लपेट लूंगी। एक हीलियम का मास कितना होता है? 4, 4 AMU। AMU को ही हम क्या कहते हैं? U। तो ये तो 1 एटम है। तो अगर मेरे को ऑर्डर लगाने को आएगा तो सबसे पीछे आ जाएगा ना। मान लो मैंने ऑर्डर ही पूछ लिया होता, और पूछ ही सकती हूं मैं, अगला तो पूछूंगी। ये तो दिख ही गया, एक ही हीलियम एटम है। 56 यूनिट ऑफ हीलियम, माने 4 से डिवाइड कर दो। 4 यूनिट का एक हीलियम होता है, तो 56 यूनिट में कितने हीलियम आएंगे? 14, चलिए 14 हीलियम एटम्स।
तो मुझे पता है सेकंड नंबर पे शायद ये आ जाएगा। अब 4 ग्राम हीलियम में 1 मोल हो जाएगा बच्चों, और 1 मोल में कितने हीलियम एटम्स आएंगे? बस इतना बोल दो, उसके बाद तो तुम लोगों को आ जाता है। भाई ये कोई बात थोड़ी है कि आपको एक पोएम सिखाइए, पहली लाइन तो मम्मी बोले, उसके पीछे पीछे तो छोटा बच्चा बोल लेगा स्टेज पे। अब वो पहली लाइन मेरे को नहीं बोलनी, ठीक है? सो यहां पर एवोगैड्रो नंबर, शायद ये सबसे ज्यादा, पता नहीं। ये क्वेश्चन जब तक तो 3 ऑप्शन है तब तक तो बहुत आसान है। अब चौथा ऑप्शन, ग्राम एटम का मतलब मोल है, और ये है ही एटम, मोनोएटॉमिक गैस है। मैं O2 भी देती तो भी बात ही एक ही आनी थी। मैंने तो हीलियम लिख दिया क्योंकि चारों में को हीलियम बनाने थे। मैं O2 भी देती तो भी पूछ सकती थी इसमें किसका होगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। तो हीलियम 0.2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इसी को मेरे को कॉम्प्लिकेट करना है, और ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से जेई नीट में मिल रहे हैं। मैं दे दूंगी 11.2 लीटर्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी। तो जब आप नॉर्मेलिटी लास्ट टर्म रह गई थी, जो मैंने पहले ही कहा था आखिरी क्लास के लिए रहेगी, एक बार मोलैरिटी सोच लो क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये आपके लिए मोलैरिटी थी। हाँ जी बोलो, एनीथिंग याद भी कुछ? तो अब अगला पिछला छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। किसी को अभी भी पिछले में कुछ खटक रहा है तो लेट मी वेट, मैं तभी ये स्टार्ट करूं, कर लूं याद भी स्टार्ट। कुछ भी अगर पिछला खटक रहा हो तो मुझे बताना। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होगा? मोलैरिटी से मिलता जुलता है, सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने क्या लिखा है, यहां से एक एक चीज नोट होगी, सब कुछ नोट होगा, यहां से हर क्वेश्चन नोट होगा आपके पास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये टर्म आपके लिए पहली बार आई है। आप इसको इवन 10th क्लास का आईसीएसई बोर्ड का भी कुछ भी नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आज के बाद से रेस्ट ऑफ कंप्लीट केमिस्ट्री किसी बोर्ड में किसी ने एक अक्षर भी नहीं पढ़ रखा होगा, कि नाम भी नहीं सुना होगा आज से जो आपका पाठ शुरू होगा। हाँ जी ज्योति, एक बार देख लेना। अब आपके पास नॉर्मेलिटी शुरू करती हूं मैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मुझे नहीं पता ये क्या है, तो अभी मेरे को 10 से 15 मिनट तो ये करवाने में लगेंगे। ये करवा दिया फिर तो मैं एक क्वेश्चन M1V1 इक्वल्स टू M2V2 का लूंगी, साथ ही में N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का लूंगी, वो भी रिवाइज हो जाएगा और ये लगे हाथों चल पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? आई हैव नो आइडिया। मोलैरिटी में ऊपर क्या होता था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। कुछ तो मोल्स की जगह आया है, मोल्स का सब्स्टिट्यूट आया है कुछ तो। अब ये क्या है देखते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या था? मास गिवन इन ग्राम्स बाय मोलर मास। ये तो आदत हो गई होगी। ये भी वही है, मास गिवन इन ग्राम्स बाय मोलर मास नहीं है, इक्विवेलेंट मास। यानी मुद्दा सारा ये आ गया, जो मोलैरिटी में न्यूमरेटर होता था एन बाय सॉरी W बाय मोलर मास, और नीचे तो वॉल्यूम ही था इन लीटर्स। मोलैरिटी के न्यूमरेटर में एक छोटा सा चेंज मैंने कर दिया, मोलर मास के बजाय क्या डाल दिया? इक्विवेलेंट मास। हमें तो ये भी नहीं पता, कुछ ही करते रहो, ना हमें इक्विवेलेंट मास पता, ना हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता, वेट कुछ नहीं पता। तो ये क्या है पहले ये समझेंगे। मोलर मास आपको आता है तो मेरे को इक्विवेलेंट मास कराने में दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया, इसको मोल नहीं कहते, ये भी समझ आ जाएगा, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो पहले तो 10-15 मिनट इस पे बात करते हैं, उसके बाद नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मोलैरिटी करके आए हो। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है एंड द इजीएस्ट थिंग, आई डोंट नो इसको एनसीईआरटी से क्यों हटाया, पहले होता था, खैर 2010 तक तो होता ही था। अब समझते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स की जगह जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया था वो था मास गिवन इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट मास। ऑब्वियसली जैसे मोलर मास ग्राम में होता है वैसे ये भी ग्राम में, वरना मैं यहां पर इसको इक्वेट नहीं कर पाऊंगी। तो अब मेरी डिस्कशन शुरू होती, पहले इतना लिख लो बच्चों क्योंकि अब फिर हम अलग ही लाइन पे चले जाएंगे और फॉर्मूला भूल ना जाए। ये 2 लाइंस। अब इक्विवेलेंट मास पहले मेरे साथ ओरली पूरा करवाएंगे फिर नोट करेंगे।
कि आपको लगे जरूरत भी है कि नहीं नोट करने की कि मोलर मास कौन सा आपने नोट किया आज तक। वो एक ऐसी चीज है आपको फटाक से बोल देते हो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम है। तो इक्विवेलेंट मास भी नोट करे ना करें, ये सारा बुकलेट में है, ये जरूरी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। सो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कभी बदल सकता है? नहीं। यानी मैं कह सकती हूं मोलर मास इज अ कांस्टेंट थिंग, वो किसी मॉलिक्यूल का फिक्स्ड है। ऐसा कुछ भी इक्विवेलेंट मास के साथ नहीं है, ये जरूरी नहीं है फिक्स हो, ये बदल भी सकता है सिचुएशन के साथ। क्या है अब समझिए। इक्विवेलेंट मास इज किसी भी चीज का, अब किसी भी चीज में चीजें क्या है मेरे पास, केमिकल्स, केमिकल कंपाउंड्स या फॉर्मूला मासेस। तो मेरे को ये देखना है, अगर आपने एसिड लिया तो कुछ और, बेस लिया तो कुछ और, सॉल्ट लिया तो कुछ और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो कुछ और। तो इसीलिए ये एक फिक्स चीज नहीं है। अब देखिए अगर कोई भी आप एसिड लेते हो तो उसका इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, पुट करो, डिवाइड बाय उसमें कितने डिस्प्लेसेबल एच हैं, उसमें कितने एच रिलीज हो सकते हैं। एसिड आपकी भाषा में तो अभी वही है ना जो एच रिलीज कर दे, तो जितने एच रिलीज कर सकता है उससे डिवाइड करो। अच्छा मान लीजिए H2SO4 कितने एच रिलीज करता है? 2। ये 2 प्रोटॉन्स कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा? 2 OH माइनस को। तो एसिड की पावर क्या है आप बताइए? एसिड एक बॉटल के अंदर पड़ा है, इज इट पावरफुल? नहीं। जैसे ही ये एसिड किसी बेस के साथ जाता है देन इट बिहेव एज एन एसिड। तो ये एसिड अकेला कोई नहीं है, जब इसके सामने कोई बेस है तब वो एसिड बन पाता है। तो एक एसिड की पावर क्या होती है? क्या ये बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है? यानी एसिड की ताकत को हमेशा बेसिसिटी में बताया जाता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड की बात मैं करूं आज के बाद, अभी तक मैं नई कॉन्फिडेंस से बोल पाती थी, मेरे को रुकना पड़ता था कि तुम सुन के समझ नहीं पाओगे। आज के बाद से देखना बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से क्या निकलता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो डाई बेसिक एसिड है, बेसिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन्स हैं, वो 2 बेस के, यानी बेस क्या है आपके लिए? OH माइनस। तो अगर कोई मेरे को कहे सल्फ्यूरिक एसिड ये 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है, ये 2 प्रोटॉन किसी भी जगह से आए हुए 2 हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसकी ताकत कब साबित हुई? जब बेस को इसने न्यूट्रलाइज किया। तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया? 2 को। दैट्स व्हाई इट इज डाई बेसिक और इसकी बेसिसिटी होगी 2। तो यानी कि कोई भी एसिड आए उसके नीचे जो हम लिख रहे हैं वो एसिडिटी नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? बेसिसिटी। एसिड की पावर रिप्रेजेंटेड एज इट्स बेसिसिटी। कितने बेसिस को उड़ा सकता है ये? तो HCl में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिस्प्लेसेबल H? 1। तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन में मैंने कहा भी था HCl है ना, उसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही है, उसको आप सेम ही कर दो। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास था, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्यों सेम है वो बाद में बात करूंगी, अभी सिर्फ इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, इक्विवेलेंट मास के ऊपर फोकस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास बाय 1 गिव्स इट्स इक्विवेलेंट मास। तो मैं कह सकती हूँ दोनों बराबर ही है इसमें। तो HCl में दोनों मासेस बराबर है, हाँ या ना? H2SO4 में मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा इक्विवेलेंट मास? इसका पता है सबको, 98। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालते वक्त आप ग्राम से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते वक्त आप 98 से डिवाइड करते थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालते वक्त H2SO4 का मैं 10 ग्राम दे दूं और पूछू जी इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, तड़ाक से आप 10/98 दे दोगे। अब मैं पूछू नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछूंगी, मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पूछूंगी। तो आप 10 को 98 से डिवाइड नहीं करोगे, आप 10 को किससे? उसके इक्विवेलेंट मास दैट इज 49 से डिवाइड करोगे। H3PO4 उस दिन कराया था, शायद याद हो, मैंने स्ट्रक्चर भी खोल के लिखा था। इसका इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय तीनों H इसके डिस्प्लेसेबल है, इट इज बाय 3। इसके अंदर अगर मैं बात करूं 1, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H ही डिस्प्लेसेबल होता है, ये बात उस दिन हुई थी, तो मैंने सोचा आज एग्जांपल में वो रख लूं। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास बाय 1, यानी एसिटिक एसिड का मास जो 60 है उसका इक्विवेलेंट मास भी 60 रहेगा। देन कम्स ऑक्सैलिक एसिड।
अब ऑक्जेलिक एसिड में आज फॉर्मूला बना के दिया मेरे टेस्ट में, अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड लिखूं, यू शुड नो दिस, दिस इज डाई बेसिक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बाय 2 अगर मैं कर दूं तो वो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास जो आप कहते हैं। इतना किसी को पहले नोट करना, इक्विवेलेंट मास का तो करिए, आगे तो फिर मेरे को एग्जांपल्स ही बदलने। फॉर्मूला पहले आपने लिख ही लिया था इक्विवेलेंट मास का। इफ समबडी वांट्स टू नोट दिस, तो मैंने आगे तो लिख ही नहीं रखा, आप लिखेंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। मर्जी है, लिखो या ना लिखो, ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। जैसे मोलर मास है, कुछ टाइम बाद आपके लिए यही, कुछ टाइम क्या अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए लगेगा क्यों लिखा मैंने। सो इट्स पर्सनल चॉइस, लिखना ना लिखना यहाँ पर टोटली पर्सनल चॉइस है। जो नहीं लिख रहे वो इसका सोच के दे दें बस। इसका तो डिवाइड बाय 1 किया होगा, इसका डिवाइड बाय 2 किया होगा। क्योंकि मैं ये पूछ रही हूं तो अंदाजा आप लगा रहे होंगे इसका शायद डिवाइड बाय 3 नहीं है, वरना शायद मैं पूछती भी ना। ठीक है, अपने आप कह लेती करो। यस, आपको जो मैंने, हाँ जी 2 होगा, को लगाए जाओ, गैस कुछ नहीं होगा। एनीवेज, आपको मैंने ये दिया है किस तरह से, BOH होल थ्राइस। इसी को अगर मैं यहां देती बच्चों, देखना फॉर्मूला सेम है। अब उठाना मत इस बोतल को, गिरे रहने देना, फॉर्मूला सेम है। पिछले अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें BOH होल थ्राइस था, तो आप इसको क्या कहते, ये एक बेस है, इसकी एसिडिटी इज 3, और अगर ऐसे दे देती तो H3PO3 H3PO4 जैसा दिख रहा है, तो आप बोलते नहीं नहीं ये तो 3 है जी, है तो एसिड, चलो एसिड बेस तो भी तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा, इसलिए वहां तो मैं तुम्हें घेर भी नहीं सकती। तुमसे पूछ रहा है नीचे डिवाइड किससे करना है, तो ये तो मेरे लिखने का तरीका है, मैं आपको किधर ले जाना चाहूं। तो ये फॉर्मूला घुमा दूं तो वो एसिड कर देगा, ऐसे कर दूं तो वो बेस कर देगा। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर खोला, अब 11th के बच्चों को तो मुझे कराना ही कराना है, एसिड बेस चैप्टर में आएगा, लेकिन यहां मैं इंट्रोड्यूस तो कर ही दूं, तब दोबारा आएगा, असली तो आपको दोबारा में याद होता है। ये है, तो ये तो बेस लग रहा है, NaOH MgOH होल ट्वाइस जैसा, और मैंने ऐसे लिख के दिया, और स्ट्रक्चर ऐसे। तुम सपने में भी ना सोचो इसका स्ट्रक्चर ऐसे, बट चलो सोच भी लिया हमने, तो भी ये ना ट्राई बेसिक है, ये ना ट्राई एसिडिक है। पहले तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा ये बेस है कि एसिड है। अब आपको बता दूं ये एसिड है, बहुत वीक एसिड है, मर मर के ये देता है H, वो भी अपना H नहीं देता। अगला चैप्टर में ये बोरोन मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा कि बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अभी मैंने ऑक्टेट रूल ही नहीं बोला तो मैं बोलने में भी हेजिटेट करूंगी कि मुझे पता है, आपको भी चाहे ना पता हो, बोरोन के 4 बॉन्ड, मतलब बोरोन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। शायद 10th में वैलेंसी तो पढ़ाई है, और यही बताया होगा कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 पूरे करने हैं, और वो 4 और शेयर करने के लिए 4 बॉन्ड बना लेता है, यही बता के भेजा है आपको। अब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे उसके शेल में, और 3 उसने शेयर कर लिए, हुए 8 नहीं, ये अधूरा है, अभी स्टेबल नहीं है। तो जैसे ही इसको BOH होल थ्राइस की बोतल को आप अकेला रख रहे हो, तो ये एसिड और बेस तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये पड़ा है अकेला। जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर डाला, वाटर को देखते ये हम 11th क्लास की वॉल्यूम 2 में लेके आते हैं, वाटर को देखते ही कहेगा भाई मेरे को एक पेयर चाहिए, मैं तो 6 पे हूं, मेरे को 8 चाहिए, सिक्सटेट है इसका, 8 चाहिए। ये वाटर को बोलेगा प्लीज मेरे को मेरा ऑक्टेट पूरा करने दो, मेरी मरने पे बात आई हुई है। इससे इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, OH नेगेटिव को तोड़ के अपने पास खींच लेगा। जब यहां से कोई OH नेगेटिव निकाल ले, पीछे क्या बचेगा, H पॉजिटिव। OH नेगेटिव कोई निकाल ले तो पीछे क्या बचेगा, H पॉजिटिव। तुम मुझे बताओ H पॉजिटिव किसका है, वाटर का है। तो ये H3PO3 है तो एसिड, लेकिन उधार का एसिड है, किसी और का H प्लस निकाल के दे रहा है तुमको। वो बोरिक एसिड, इसके नाम में एसिड है, ये मोनोबेसिक है, लेकिन वेरी वीक, क्योंकि ये अपना H तो अभी भी नहीं दे रहा, ये सामने वाले का H उठा के दे रहा है। तो अब मैं इसका इक्विवेलेंट वेट क्या लिखूंगी,
मोलर मास बाय 1, क्योंकि इसमें एक ही H है, इसमें नहीं है। ये एक ही H डिस्प्लेस कर सकता है, वो भी अपना नहीं, सामने वाले वाटर मॉलिक्यूल का। सॉल्ट्स, बेसेस आई थिंक हो गए होंगे, 3 ही बेस थे, तो सिर्फ बोरिक एसिड मुझे बताना था, इसीलिए मैंने बेस की हेडिंग डाल दी। सॉल्ट्स में मैं जिसका नाम लूं मेरे को वो बताएं। मेरे पास सॉल्ट्स में क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। सॉल्ट का मतलब क्या है, ना एसिड ना बेस। तो सॉल्ट में मैं क्या करूंगी, जितने कैटायंस है ना वो ढूंढूंगी और उनके ऊपर टोटल चार्ज से डिवाइड कर दूंगी। तो KCl में कितने कैटायन है, एक, और उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट में 2+। तो इसके मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड किया, इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से। एल्यूमिनियम सल्फेट को 3 से, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 के अलावा कोई चार्ज ही नहीं है। अच्छा जी, कितने हैं, तो किससे डिवाइड करूंगी, 6। इसीलिए ऊपर मैंने टोटल वर्ड लिखा है। 2 कैटायन है तो दोनों के चार्ज का एल्जेब्रिक सम करके आप 6 लिखेंगे इसका। अब मैंने ऑक्जेलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्जेलेट बना डाला। किससे डिवाइड करूं, 2, क्योंकि इसमें फिर मेरे को 2 ही कैटायन दिख रहे हैं, 2 से। करिए अपनी कॉपी में। अगर सॉल्ट्स के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड होता है, तो अगर आपको कोई भी एसिड दूं, बेस दूं और सॉल्ट दूं, आप उसका इक्विवेलेंट वेट मेरे को दे सकते हैं। सिर्फ कुछ फैक्टर है जिससे डिवाइड करना है, तो वो फैक्टर आपको ढूंढना सिखा दिया। इसी तरह से नॉर्मेलिटी जब आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की निकालनी पड़ेगी, जो मैंने पहली लाइन बोली थी, इक्विवेलेंट मास में कांस्टेंट नहीं होता, किसी का बदलता रहता है, वो एक्चुअली इनकी वजह से। दिस पार्ट विल बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 7, दैट इज रेडॉक्स। अब आ जाते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन, क्लोज करते हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आते गए मुझे भी समझ आ जाएगा और मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। इसमें अब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा चैप्टर में। सबसे पहले मेरे को मोलैरिटी दोबारा एक बार देखनी पड़ेगी, कि आपको मोलैरिटी भी निकालनी आए और नॉर्मेलिटी भी निकालनी आए। तो एक क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा, फिर उसके बाद तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी, तब तक नोट कर लो इसको। कभी भी आपको 12th में जाके लगे मैं नॉर्मेलिटी भूल गया, मुझे दोबारा करनी है, यहां से उठाना। जब भी मेरे 12th के बच्चे कहते हैं एक बार दोबारा देखनी है नॉर्मेलिटी, व्हाट आई टेल देम, जो 11th में कराया था वो 5 क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में 5-6 क्वेश्चन कराती हूँ, नॉर्मेलिटी पूरी भूल भी गए तो यहां से वापस आ जाएगी। नोट करिए क्वेश्चन। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन डीपीपी में है कि नहीं, ये मैंने खुद खड़े खड़े आज बनाए हैं कि कैसे आपको नॉर्मेलिटी आनी चाहिए। एक आधा रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन कहता है भाई सिंपल, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों निकालो। पहले मैंने सोचा था सिर्फ नॉर्मेलिटी निकलवाऊंगी, बट मुझे अंदाजा था मेरे को टाइम मैनेज हो जाएगा, मोलैरिटी भी रिवाइज करा दूं। मेरे को बोला है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml सोल्यूशन। मोलैरिटी तो तुम लोग तड़ाक से निकाल लोगे, बता दो क्या आई मोलैरिटी, एवरीवन 1 आई है, 500 ml है। कोई ये ना भूल रहा हो कि नीचे 500 ml है, हमें उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मोलैरिटी कितनी बता रहे हो, 1, एवरीवन। चलिए मोलैरिटी तो आ गई, वो तो मेरे को पूछना भी नहीं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, अभी अभी के लिए मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, नया नया शुरू हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और वो कैसे निकलता था, मास गिवन इन ग्राम दैट इज 49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है मेरा इसका, 98/2। क्यों बाय 2, H2SO4। तो पहले अभी जस्ट बिगिनिंग है, तो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन डू वन थिंग। पहले तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लो H2SO4 का, 98/2 दैट इज 49। क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट्स के लिए कैटायनिक चार्ज। तो आपको ये जो है 2 से क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जो एसिड की आप बात कर रहे हैं वो एसिड क्या है, डायबेसिक। तो इक्विवेलेंट मास आया 49। अब मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लेती हूं, नंबर ऑफ, एक ही बार बता रही हूं फॉर्मूला एप्लीकेशन, इसके बाद नहीं, तो जो इधर उधर उलझे हुए यहीं रहे वो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, मास गिवन इन ग्राम्स दैट इज 49 डिवाइडेड बाय इट्स
इक्विवेलेंट मास जो कि बाय चांस 49 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये तो दिख ही रहा है क्या आएगा आंसर, आधा हो जाएगा एवरीवन। ऊपर 1 आई थी मोलैरिटी, यहां मेरे को नॉर्मेलिटी कितनी मिल रही है, हाफ और 0.5। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी हाफ होगी ना, आई एम सो सॉरी, 2 है, 1000 ऊपर है, आई एम सो सॉरी। तो क्या मैं इसके आगे इसकी यूनिट में मोल पर लीटर तो लिख नहीं सकती, तो क्या लिखूं? हाँ हाँ हाँ, नैन तो पहले ही लिख दिया ना, नॉर्मेलिटी इज 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट की आदत नहीं पड़ेगी अगर यूनिट नहीं लिखी, मोल की पड़ गई है। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर हो गया सबको? मेरे को सेकंड और थर्ड तुम लोग पूरी तरह दो, हो सके तो पेन का इस्तेमाल ना करो, जरूरत है नहीं पेन का इस्तेमाल करने की। और मेरे को नॉर्मेलिटी चाहिए, मोलैरिटी नहीं चाहिए, वो तुम कर लोगे। मेरे को सेकंड केस में, वृंदा, सेकंड केस में मेरे को नॉर्मेलिटी दो। हाँ नॉर्मल, मोलैरिटी तो मैं सुन भी नहीं रही, कोई दे तो। पहले तो मेरे को पता है इसका मोलर मास होता है 100, और सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैटायनिक चार्ज देख लो, 50 हो गया, राइट? 100 ग्राम बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए? 2। अगर मैंने जल्दबाजी में किया हो तो मैं अब आराम से कर रही हूं। नॉर्मेलिटी होती है क्या, मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो किसी को लगे नहीं मेरे से हो रहा तो ऐसे लिखिए, पहले पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद क्या करो, फिर आप इक्विवेलेंट मास सोचो। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई चांस 100 होता है और मैंने दे भी यहाँ पे 100 रखा है, तो ये मत सोचो मैंने गिवन मास को किया है, नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको जब बाय 50 कर रही थी तो मैं क्या सोच के कर रही थी पहले वो बता दो। मेरे को इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय 2, क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, तो वो कितना आ गया 50। नीचे क्या हो गया 500। ये बार बार क्यों लिखूं, सीधे ऊपर इंटू 2 लिख देती हूँ। अब मेरे को बताइए आप क्या आंसर दे रहे हैं, 200/50 मींस व्हाट? तो नॉर्मेलिटी कितनी आई इसकी? सो आप नॉर्मेलिटी की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जितना अपने लिए बोलेंगे आपको याद होगा। 2, चलो देखते हैं। मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी है और मुझे इसमें पता है ये मोनो एसिडिक बेस है, इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम आएगी, इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम आएगा। तो अब तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, 40/40 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000। क्या आया मेरे पास आंसर, 2। इसकी मोलैरिटी भी 2, इसकी नॉर्मेलिटी भी 2। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखो, क्योंकि मैंने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों पूछा, तो फॉर्मूला यूसेज याद हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट टर्म की आदत पड़ गई। चलिए अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं कि आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में से कोई एक ही चीज निकालनी पड़े, दूसरे का फॉर्मूला सोचना ही ना पड़े। क्या प्रॉब्लम है, आप देखो तो सही, मोलैरिटी में सिर्फ एक जगह डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को ही तो चेंज किया है, वो भी एक मैथमेटिकल फैक्टर से। तो क्यों ना मैं मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का ही एक रिलेशन निकाल लूं कि मेरे को आज की डेट में कंफर्टेबिलिटी है, मेरे को मोलैरिटी निकलवा लो, आई डोंट वांट टू डू नॉर्मेलिटी थिंग, मेरे को नहीं करना तुम्हारा इक्विवेलेंट मास वगैरह वगैरह। इफ यू वांट दैट, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पुराने तरीके से निकालो मोलैरिटी और इस फॉर्मूले में डाल दो, सोचने की जरूरत ही नहीं, वो ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, वो यूनिट की जरूरत नहीं, वो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं, तो मेरे पास एग्जांपल क्या है, फॉर्मूला नोट हो गया सबके पास, मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, n बाय n करके याद कर लेना। तो अब मैं कहती हूं 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन कितने नॉर्मल होगी। अब आपको दिख रहा है मोलैरिटी 0.5, नॉर्मेलिटी मेरे से पूछी है, एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड को अब तक तो रट गया होगा, सबको 2 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा
1। ऐसे ही मेरे को HCl में वहां तो सेम ही होएगी, HCl की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो सेम है, तो 0.2 मोलर इज 0.2 नॉर्मल। इस पे इस साल भी, लास्ट ईयर भी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। 0.5 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी पूछी हुई है, इंटीजर टाइप में, जिसमें 10 में से 5 करने की चॉइस होती है। ये क्वेश्चन आया है। उस वक्त क्यों गलती होती है मुझसे? फॉर्मूला भूल गए। कई बच्चों को मैंने देखा है फॉर्मूला ये होता है उनकी कॉपी में, बस उनको यही तो गलती करानी है। ऊपर क्या आता था, इधर क्या आता था। तो मेरे को 2-1 साल पहले की बात याद है, मुझे ये रटाना पड़ा, भाई n/n है, ऐसे याद कर लो। नॉर्मेलिटी के नीचे ही n आया, n फैक्टर, दैट इक्वल्स टू मोलैरिटी। कि उस वक्त डिराइव करना बहुत आसान है, ये बहुत ईजी है डिराइव करना, मैं करा भी दूं, पहले कराया करती थी। लेकिन उस वक्त तुम लोग डिराइव करने बैठ गए जहां 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो फिर सेक्रीफाइस ही करके आओगे। सो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कंफर्टेबल करने के लिए फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। किसी को लगे मेरे को नहीं नॉर्मेलिटी उस तरीके से निकालनी जैसे मैम आपने निकाल के दी, मेरे को तो मोलैरिटी की आदत पड़ी हुई है, मोलैरिटी निकालो, उसके नीचे लॉजिकल ये वेरीफाइड फॉर्मूला है, एक्सेप्टेड फॉर्मूला है, लिखिए और नॉर्मेलिटी रिपोर्ट करिए, नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग, फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये तो रिलेशन दे दिया। अब आखिरी, ये हो गया नोट सबके पास? आखिरी के क्वेश्चंस कुछ अच्छे वाले, ये देखो कौन कोशिश कर सकता है। मैं 2 मिनट दे रही हूं कि कहीं अब आपका भी दिमाग चले। कोई ऐसा है जिसने इसको मोलैरिटी के थ्रू नहीं डायरेक्ट किया हो, या सभी ने मोलैरिटी के थ्रू किया? फिर नई चीज की जरूरत क्या है? डायरेक्ट क्यों नहीं? फिर नई चीज की जरूरत क्या है? ठीक है, आपने कर लिया, गुड। अब मैं आपको डायरेक्ट कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं बोल रही थी मुझे तब भी पता डायरेक्ट होगा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन अब जब आप इसी से एनालिसिस करो, सारे बच्चे यही प्रेफर करेंगे जो आपने किया, क्योंकि हमने आपको सजेस्ट किया। जो अलग होगा वो दूसरा डायरेक्ट तरीका भी तो करेगा। देखिए, तो देखिए कैसे, मुझे नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर? नहीं, मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सुनना पसंद करूंगी यहां पर, क्योंकि मुझे पता है समस्या आएगी। अरे अगले ही 2-3 क्वेश्चन में मेरे को आ जाएगी बच्चों। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख दिया, जीएम गायब कर दिया। ठीक है, अंशिका यही देखना बच्चा एक बार। तो नॉर्मेलिटी मेरे को दे रखी है, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नीचे क्या आएगा? 500 into 1000। इतना तो कोई दिक्कत नहीं थी आपके लिए, तो क्यों आप डायरेक्ट मेथड नहीं पसंद कर रहे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे बच्चों? आई एम वेटिंग। 0 पॉइंट, एवरीवन इतने ही आएंगे। अब मेरे से क्या पूछा है यहां पर? मॉलिक्यूल्स। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है ये मैं सोचूं। बात वही है, मैं मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ही सोच रही हूं, लेकिन मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया। अभी आपको अगली स्लाइड पे पता चलेगा मेरे को इसकी आदत डालनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। अब मैं आपसे पूछती हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट, ऐसे ही निकाला जाता है। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोई ग्राम ग्राम तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया है कितने मॉलिक्यूल्स। तो इसको सीधे आप मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम फैक्टर लगा के। जैसे आपने देखा नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर कम्स आउट टू बी मोलैरिटी, बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज नंबर ऑफ मोल्स। आ गया मेरा एक स्टेटमेंट में ये, तो मैं क्या करूंगी? राइट, मेरी एक स्टेटमेंट में ये चीज आ गई, ट्रू और फॉल्स में, तो मैं क्या करूंगी? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने निकाल के दे रहे हो तुम लोग मेरे को? 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स। पूछा गया है ये बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट अबाउट इतने नॉर्मल H2SO4 हैविंग 500 ml वॉल्यूम। 4 स्टेटमेंट्स हैं उसकी। ठीक है, मैं नॉर्मल देके मोलैरिटी पूछ लूंगी, वो तो सारी जनता कर लेगी। एक स्टेटमेंट ऐसी भी हुई तो कि इसके अंदर
इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे और इतने नंबर ऑफ मोल्स थे। अब निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ ही जाएगा। अगर कोई आपसे मोल्स पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप कर ही दोगे इनटू एवोगैड्रो। क्लियर है? मुझे पता है मैंने ये मेथड जबरदस्ती कराया है, आज भी मैं कहूंगी और मेरा सजेशन भी होगा करना डायरेक्टली जो तुमने पहले किया, मतलब अपना मोलैरिटी वाले रूट से। क्यों मैंने ये कराया, आगे के 2 क्वेश्चन में मेरे को इसकी हेल्प चाहिए, तब आपको अटपटा नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन पहले नोट करिए, ये क्वेश्चंस आपको डीपीपीज में नहीं मिलेंगे। ये जो अब करवा रही हूं नॉर्मेलिटी के, यू वोंट फाइंड देम। इसे नोट करिए, पिछला भी छूट गया हो तो उसे मैं उम्मीद करती हूँ कर लिया होगा नोट्स। जो जो चीजें आपने मोलैरिटी की मिक्सिंग में लगाई थी वही वही सेम चीजें आप नॉर्मेलिटी की मिक्सिंग में लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, मेरे को ये चाहिए था। पिछली स्लाइड पे मैंने आदत डालने की कोशिश करी कि आपको पता हो जैसे m और v नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं 2 होंगे, इसका दूसरा पार्ट होगा। अब मेरे साथ पहले इस क्वेश्चन को करिए, आप अपने मोलैरिटी वाले तरीके से करो, चलो जो आपको पसंद आता है आप उससे करो। मुझे जस्ट यही देखना है कि हाँ हम दोनों तरीकों से करने लायक हो, आप अपनी पसंद का तरीका खुद चूज कर सकें। आपको दोनों चीज निकालनी है, मिक्स करने के बाद सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी और नॉर्मेलिटी क्या आएगी, दोनों निकालने हैं। तो पहले मोलैरिटी निकाल लें बच्चों, जो आपकी आदत है। पहले हम रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं। उसके लिए जो दोनों सॉल्यूशंस हैं पहले उनकी मेरे को मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहली सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी नॉर्मेलिटी बाय 2 और दूसरी सॉल्यूशन तो है ही HCl की, तो उसके केस में तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होता है। तो मेरे को दोनों सॉल्यूशंस की पहले मिल गई मोलैरिटी। अब मैं मिक्स करके, कितनी आई मोलैरिटी बच्चों, 0.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 0.1। तो यहां पर क्या आ गया 0.1 इंटू 100 ml प्लस 0.1 इंटू 100 ml इज इक्वल्स टू, नया वॉल्यूम क्या हो गया 200। तो आ जाएगी रिजल्टेंट मोलैरिटी, इसको सॉल्व मत करना, ये तो आप करके ही आए हैं ना, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m3v3। तो मोलैरिटी तो आ गई आपके पास। अब मुझे देखना है, हाँ जी योशिता हो जाएगा ये तो। अब मेरे को देखना है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी में, तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, दे ही नॉर्मेलिटी रखी है। तो आप कैसे करोगे इसको, आप करोगे n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल्स टू n3v3 पुट गिवन थिंग्स। वो तो दे ही नॉर्मेलिटी में रखा है तो वो तो मेरे पास सवाल ही नहीं था, लेकिन नॉर्मेलिटी में देके मोलैरिटी पूछ सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीजें दे दी आपको इसकी। तभी भी मैंने कहा था मोलैरिटी आपने कर ली तो नॉर्मेलिटी में तो डिट्टो कॉपी करती जाऊंगी। तो मुझे बताना दोनों सेम तो नहीं आएंगी रिजल्टेंट सोल्यूशन की, सेम नहीं आनी चाहिए, बस ये देख लेना सेम ना आए। कितनी आ रही है बच्चा 0.15 रिजल्टेंट की, ओके। और मोलैरिटी बता दो किसी ने निकाली हो तो, अगर निकाली हो तो। 0.1 बड़ा रिस्की होता है, एक डिजिट और दिया करो 1 के बाद। अच्छा पूरा क्लियर हो रहा है, देन इट इज ओके, फिर तो जिला पूरा तुम पे छोड़ दूं, सेम करो। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों चाहिए रिजल्टेंट सोल्यूशन की। तुम लोग इसकी मोलैरिटी निकाल लो, क्या होगी इसकी मोलैरिटी 0.05 मोलर, और इसकी तो समस्या ही नहीं है, तो मोनो एसिडिक बेस है। अब वही क्वेश्चन है, कर दो, क्या बचा एंड में। पहले आप निकालोगे, मैं ऑल्टरनेटिव मेथड कराऊंगी, मैं ये नहीं कराऊंगी मोल्स, जब ये तुम लोग अपने तरीके से कर लोगे। मोल्स ऑफ H2SO4 निकल गए आपके, क्या आएंगे 0.05 इंटू मिलीमोल्स आए ना, ये एसिड के मिलीमोल्स और बेस के मिलीमोल्स निकालो कितने, ये आया 0.1 इंटू 100। तो ये कितना हुआ, ये हुए
10 मिलीमोल्स, और ये कितने हुए मिलीमोल्स? ये हुआ 2.5 मिलीमोल्स। मेरे को पता है 2.5 मिलीमोल्स ऑफ एसिड इज टेकन केयर बाय 2.5 मिलीमोल्स ऑफ बेस। व्हाट इज लेफ्ट, यानी इसके 2.5 मिलीमोल्स ने बेस के भी 2.5 मिलीमोल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो लेफ्ट मतलब क्या चीज बची मेरे पास? यहां बेस 2.5 मिली को मैं 10 की पावर -3 कर दूं अभी। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ NaOH बच गए। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? टोटल वॉल्यूम 50 और 150 ml दे दो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। और बाय चांस बचा ही जब NaOH है, तो जो मोलैरिटी आएगी वही नॉर्मेलिटी होगी। ये था आपका लंबा तरीका बट फ्रेंडली। मैं बिल्कुल पता नहीं क्यों, मैंने तो बस हाँ क्या 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 हाँ मैं यही कर रही थी, बस इसी 2.5 को हटा रही थी। मतलब ये दिख गया मेरे को, मैंने गलत कर दिया। हो जाएगा बच्चों, ये तुम लोगों का मेथड। पहले इसे कर लो, फिर मैं अपना मेथड लाती हूं। यहां पर आप देखिए मोल्स ऑफ H2SO4 के बाद मुझे ये पता है H2SO4 में 2 H है, राइट? H2SO4 में 2 H है। तो जो वो पिछला पन्ना मैंने पलटवाया था, वहां ये भी आपने किया हुआ है। जो मिलीमोल्स आए थे ना, उसको ट्वाइस कर दो, क्योंकि एक H2SO4 ने 2 H प्रोड्यूस किए। तो ये कितना आ जाएगा अब? ये आ जाएगा 5 मिलीमोल्स। तो लेफ्ट अमाउंट कितना रह जाएगा? 5 मिलीमोल्स। मेरे समझ आ गया। अब आप सोचो आपको क्यों मैंने ये लंबा मेथड करने दिया। जस्ट टू टेल यू, इस मेथड में आपसे गलती हो ये चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए अगर तुम यहां नॉर्मेलिटी से करोगे तुमसे गलती नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑलरेडी वो एन फैक्टर का केयर कर चुकी। तो पहले तो सभी लोगों की कॉपी में ये हो जाए, मैं इसको रब करूं और नया मेथड जो गिनती की 2 लाइन का है वो कराऊं। पहले ये करो, क्योंकि ये मेरे को इसलिए जरूरी है। मोलैरिटी पे क्वेश्चन आ गया, अब तुम लोग क्या किया करोगे? मोलैरिटी पे भी आया ना, उसको भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करके करोगे। रिवर्स रिवर्स होगा अब, क्योंकि इस मेथड में तुमसे ये 2 छूटने के बहुत ज्यादा चांस हैं। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी से गए, तुम 2 छोड़ ही नहीं सकते। वो कैसे, मैं वो दिखाना चाहूंगी। पहले इसे करिए, हो जाए कंप्लीट, समझ आए कि दोबारा आई है चीज, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आगे चलूं। इस वाले में आप लोग मिलीमोल्स में चल रहे थे, क्योंकि आपने नॉर्मेलिटी के बजाय मोलैरिटी के रास्ते से गए। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आई? जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल नहीं कर रहे, शॉक में है, वो शॉक में रहे, मैं भी शॉक दूर करती हूं उनका। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम कितना? 150 और ये 1000। ये आएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। ये आएगी। ये मेथड कभी सजेस्टेड नहीं है अगर एसिड और बेस आए तो, कभी सजेस्टेड नहीं है। लेकिन आपने क्यों किया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा आपको मोलैरिटी पसंद आ रही है नॉर्मेलिटी के बजाय। इसमें भी मुझे दिखाना जरूरी था कि एक बार मोलैरिटी के रास्ते से चलिए, देखिए कितनी दबा के गलतियां होती हैं। अब मैं इस मेथड को रब करके आपको ये शिक्षा दे रही हूं। आज के बाद एसिड और बेस आया, थोड़ी दिक्कत आएगी बच्चों, आप प्लीज मोलैरिटी के रास्ते में ना जाइए, क्योंकि आप एक तो चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा उसका न्यूमेरिकल, और इतना सारा कुछ आप कुछ ना कुछ इसमें पक्का मिस करोगे। सही तरीका क्या होता है? जब भी एसिड और बेस आए, दोनों के अब आप क्या निकालिए? नंबर, अब बातें नहीं अर्पिता प्लीज। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगले क्वेश्चन आपके 2 लाइन में होंगे, ये इतना बड़ा जो किया, अगली 2 स्लाइड्स पे 2 क्वेश्चन है सेम लॉजिक पे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और इससे निकालिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ई मतलब इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स मत ले लेना इसको। तो मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो क्या होगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों?
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम कर सकते हैं अभी ये, क्यों अनंत कर सकते हैं? तो यहां पर मैं लिख दूं एसिड के लिए A, N1V1 के बजाय NaVA कर दूं, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपसे पूछे जाएं NbVb। दीजिए मेरे को पहले ये, कितना दोगे आप? क्योंकि अगलों ने नॉर्मेलिटी दे रखी है मेरे को डिवाइड बाय 2 करके, पहले आप देखो पिछली मेथड में आपने क्या किया, पहले डिवाइड बाय 2 करके मोलैरिटी निकाली, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 प्रोटॉन्स निकाले। आप खेल ही क्या कर रहे थे? आप पहले 2 से डिवाइड करके फिर तीसरे स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना आपने आपका काम बढ़ाने का, कि आप 2 से डिवाइड ही मत करते अगर बाद में मल्टीप्लाई करना है। आप देखो तो मैंने प्रोटॉन्स लाने के लिए फिर मल्टीप्लाई किया, वो पूरे स्टेप्स गायब हो गए, और यहां पर ये कितना आया इसका देख के, कितना 5। तो मेरे ख्याल से मिली में बोल रहे हैं अभी आप, मिलीलीटर चल रहा है, तो 5 मिली इक्विवेलेंट। इसके कितने आ रहे हैं? 10 मिली equivalent. 5 milli equivalent will neutralize its 5 milli equivalent. So left amount is 5 into 10 की पावर -3 equivalents of NaOH. क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा? नॉर्मेलिटी। तो अब आप इसकी नॉर्मेलिटी आप देखिए कितनी कामयाब चीज आ गई, ये आई वो गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। वो कितने बचे? 5 into 10 की पावर -3। वॉल्यूम कुल मिला के कितना हो गया? 150, और ये ऊपर आ गया 1000। आ गई नॉर्मेलिटी। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं, ना मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ा, ना मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब भी एसिड और बेस आए, कृपया नॉर्मेलिटी पे आइए, मोलैरिटी से मोह भंग करना पड़ेगा। वी विल फोर्स यू। जो मोलैरिटी से जाएगा वो बाकियों से डबल टाइम लगाएगा, टाइम का ही खेल है सारा। हो गया सबसे ये? अब तो फिर नॉर्मेलिटी आ गई, फिर तो मोलैरिटी तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि NaOH है ना, लेफ्ट है क्या? NaOH बचा। NaOH मोनो एसिडिक बेस है, कोई इसके बाद भी मोलैरिटी निकाल रहा है तो वो नया नया है, और आज आप नए नए हैं। ये क्वेश्चन पहले आप नोट करो, नीचे क्या लिखा है उस पर ध्यान मत देना, नोट करिए। ये वो क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपेक्ट करो ये कहां आएगा, इफ माय प्रेडिक्शन वर्क्स, इस साल जेई में इसी नेचर का क्वेश्चन आएगा, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये वही बच्चा करता है, अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को चॉइस में पहले ही छोड़ देते हैं, ओहो ये तो नॉर्मेलिटी का है। जबकि 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, आगे आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। हर कोई को हम सजेस्ट करते हैं लपक लेना मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पे। तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें 99% बच्चा छोड़ता है, जिसको जनता छोड़ती है इसको। और जब भी एसिड या बेस आए, हमेशा आप नॉर्मेलिटी की तरफ जाओगे, ये नहीं गए, इसमें तो गलती नहीं होगी, लेकिन मैंने NaOH की जगह MgOH दे दिया होता, आप गलत करते। वो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई उसी में उलझे रहते, बहुत लंबा कर देते हैं हम। फिर सिर्फ क्वेश्चन नोट करना, बट बच्चों नीचे का मत नोट करना, वो तुम खुद करोगे समझने के बाद। इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए ये पहली बार है। ये वैसे उस चैप्टर 7 का है जिसका मैंने रेडॉक्स लिखवाया आपको। रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर है, 6 और 7। ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको दूंगी चैप्टर 6 में, जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे, और ये आएगा एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो एसिड बेस, अब आप एनएवस्टी उठाएंगे, उसमें कहीं टाइट्रेशन वर्ड मिले ना, उस टाइट्रेशन वर्ड को पढ़ना ही मत, यही है वो, न्यूट्रलाइजेशन बोल देना बस। न्यूट्रलाइजेशन को ही टाइट्रेशन बोलते हैं, ये आपको 6 चैप्टर में पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन की पहले इजी फॉर्म समझिए, आई होप सभी लोग यहीं रहें। 25 ml of HCl solution require 30 ml of इतने मोलर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो बेस प्रोड्यूस कर देता है, और वो बेस जो है इस एसिड को टाइट्रेट कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आधा हिस्सा इस क्वेश्चन का ये है। 25 ml HCl सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहां बस न्यूट्रलाइज वर्ड नहीं दिया तो आप परेशान होगे। जिस चैप्टर में हम आपको एसिड बेस पढ़ाएंगे, वहां हम पहले ये पढ़ा के हटेंगे कि ये
एक बेसिक सॉल्ट है। तो वो हेल्प मैंने अब कर दी कि मेरा क्वेश्चन ना मारा जाए। बेस और एसिड न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो यहां पर भी वही लगेगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। आप क्या निकाल लोगे इससे? HCl की मोलैरिटी। ठीक है, ये निकाल के बैठोगे, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन निकाल लोगे। जो तुम HCl सॉल्यूशन लाए हो ना, हमें पता है उसकी मोलैरिटी क्या है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इस HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम उठाऊं जिससे ये इतने NaOH को न्यूट्रलाइज करते। तो दो सेट दे दिए, ऊपर वाले M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 से आपको HCl की मोलैरिटी निकालनी है, फिर वो HCl में कितना इस्तेमाल करूं जिससे कि मेरा ये वाला बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आप कह दीजिए तो डबल न्यूट्रलाइजेशन है। यस, जैसे ही आप NMSC के क्वेश्चन देखेंगे डबल टाइट्रेशन है, डबल न्यूट्रलाइजेशन है। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सजेस्ट करती हूं करना। सिर्फ इतना सा है जो मैंने कर रखा। पहली कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम, देखिए इसमें मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी, तो उसी वे में आप अपने पास रखिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl न्यूट्रलाइज हुआ है अगर कंप्लीटली, यही लिखा है ना, गिवन दिस रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मतलब कितना चाहिए इसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मेरे को क्या करना होगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो दोनों के ये हुए, बराबर करने हैं। इसके इक्विवेलेंट वही, नॉर्मेलिटी दे नहीं रखी तो मैं 25 कर दूंगी इधर, इधर इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है ना, मोलैरिटी दे रखी है। तो अब मेरी क्लास पहले मेरे को बताए, इस सॉल्ट की मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर क्या होगा। क्यों तेजल, एन फैक्टर क्या होगा? 2। अब अगर एन फैक्टर आपको पता है 2, तो मोलैरिटी जो गिवन है उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू V2। क्या आप मेरे को इस मेथड से, अब मोलैरिटी इसकी गिवन है 0.1, वो आप यहां पुट कर देंगे, वो जो HCl था आप मेरे को उसकी नॉर्मेलिटी दे दोगे, आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है इसी HCl का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा मेरे को, क्या करने के लिए, एक और सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उस सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल लो। वो सॉल्यूशन क्या है, NaOH। उसमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का फर्क नहीं है, बट अब आपने सोचनी ही नहीं है मोलैरिटी एसिड बेस में। चाहे दिख रहा है मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप नॉर्मेलिटी पे जाओगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, दोनों बराबर करने हैं। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 करना है। आपके पास HCl की नॉर्मेलिटी आ गई, वॉल्यूम आपसे पूछा है, NaOH की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है 0.2, और इसका वॉल्यूम कितना है 30। आ जाएगा आपसे आंसर इसका। डबल टाइट्रेशन का मतलब क्या है, 2 बार N1V1 और N2V2 वाली बात लगानी है। करिए इसको सॉल्व अपनी कॉपी में। अनंत बताओ, अमेज्ड बैठे हो या शॉक्ड, सोच रहे हैं? देखिएगा, पहले तो मेरे को HCl की नॉर्मेलिटी दीजिए। केशव कितनी आ रही है HCl की नॉर्मेलिटी? मायरा आप भी कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई बेटा। यही है एवरीवन? अच्छा, फ्रैक्शन में किया है तो उसको इसमें कन्वर्ट करो भाई। अब मेरे को बताओ इससे HCl का वॉल्यूम कितना आया, वो HCl जिसकी ये नॉर्मेलिटी थी वो कितने मिलीलीटर उठाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2.25 ml, तो ठीक है, विल टेक इट। 25 ml इज माय आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आप मोलैरिटी वाले रास्ते से लेके जाते, क्या दिक्कत होती, यहां पहले 2 से डिवाइड करते, फिर यहीं 2 से मल्टीप्लाई करते, तब जाके तो तुम्हारी नॉर्मेलिटी आती और फिर तुम यहां पहुंचते। इससे बेटर है इस मेथड से जल्दी फ्रेंडशिप कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नोट करिए, करेंगे खुद, मैंने सॉल्यूशन भी सामने रखा है, देखिएगा। ये है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन जो आपको जेई में अपने लिए एक्सपेक्ट करना है, नीट वाले बच्चों को भी ये एक्सपेक्ट करना है। इस क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो आप ये पूरा चैप्टर, देखिएगा इसको। वो ये डबल टाइट्रेशन है इसमें भी शायद, मतलब नॉट एग्जैक्टली डबल टाइट्रेशन, ये उससे भी आसान है। 50 ml ऑक्जेलिक एसिड इतने मोलर, उसको
उसकी जरूरत है मेरे को NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जितना भी NaOH तुम्हें चाहिए उसमें कितने ग्राम्स है ये पूछा है। तो पहली बात तो जो मेरे को एसिड दिया है, बेस दिया है, उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करूं। मेरे को करने दो बच्चे, ठीक है। 50 ml। अब मुझे इसकी मोलैरिटी दी है, मुझे यहाँ क्या पुट करनी थी, नॉर्मेलिटी। एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का हमें पता है 2, और ऐसे ही इसके सामने भी पता है हमको। तो ये और ये तो मेरे पास है ही, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। यहां से आप मेरे को बेस यानी NaOH की नॉर्मेलिटी ला दोगे, जो आई 1 2 3 4 तुम जानो। और जब मेरे पास नॉर्मेलिटी है NaOH की, तुमको पता है मोलैरिटी क्या है। और अब मेरे से पूछ लिया कितने ग्राम्स, मोलैरिटी आ गई, वॉल्यूम आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो ग्राम्स भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप जेई मेंस में आने वाले क्वेश्चंस पास्ट ईयर उठा के देख ले, पिछले 5 सालों में इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि